आज हम एक सीरीज वेलकम टू एडन पार्ट 1 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सीरीज की शुरुआत में हमें एक लड़की जोया को दिखाया जाता है जो कि अपनी फ्रेंड जूनित को ढूंढ रही होती है और वह एक आइलैंड पर होती है जहां चारों तरफ पानी ही पानी था और वहां से बच निकलने का कोई भी रास्ता नहीं होता है। लेकिन जोया को अपने साथ 12 घंटे में हुई कोई भी घटना याद नहीं होती, बल्कि वो तो अपने दोस्त को ढूंढ रही होती है। दोस्त को ढूंढते ढूंढते उसे एक बोतल दिखाई देती है। उसे देखकर उसे कुछ चीजें याद आने लग जाती हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि जोया जब अपनी सिटी में अपने घर पर पहुंचती है तो वह अपनी बहन से बात कर रही होती है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है जो कि किसी अननोन नंबर से होता है। ना चाहते हुए भी जोया उसको रिप्लाई कर देती है। तभी वहाँ से एक रिप्लाई आता है कि वो एडन आइलैंड से कॉरेस्पॉन्डेंस बोल रहा है और उसे उसकी कंपनी की तरफ से एक ट्रिप ऑफर किया गया है और यह एक सीक्रेट आइलैंड पर होगा, इसलिए इसका पूरा खर्चा कंपनी उठाएगी। यह मैसेज देखकर जोया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसके लिए एकदम फ्री ट्रिप था ये, इसीलिए वह इसके लिए हाँ कर देती है। हाँ करने के बाद कंपनी कुछ रूल्स बताती है कि इस जगह के बारे में कोई भी किसी को नहीं बताएगा और अपने साथ भी किसी को नहीं ला सकता है। जोया को यह रूल्स काफी सख्त लगते हैं, लेकिन इस तरह से फ्री में मिलने वाले किसी आइलैंड में मिलने वाली ट्रिप उसके लिए बहुत ही अच्छा मौका होता है। इसीलिए वह इस शर्त को मानने के लिए तैयार हो जाती है और अपने कपड़े पैक कर कर अपनी बहन को बिना कुछ बताए वो घर से बाहर निकल आती है। तभी हम देखते हैं कि वह इस कंपनी के रूल्स के अगेंस्ट अपनी फ्रेंड जूडिथ को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब वह लोग ऐसी जगह पर पहुंचती हैं जहां उनका इंतजार एल्डो कर रहा होता है जो कि उन्हीं लोगों में से था। इन्हें इस कंपनी ने इस ट्रिप के लिए चुना था। तभी वहां पर एक ड्रोन रोबोट आता है और वो उन्हें एक तरफ जाने का इशारा करता है जहां पर और भी लोग होते हैं जो इस ट्रिप पर जाने वाले थे। सभी लोग एक दूसरे से मिलते हैं और तभी वहाँ पर पार्टी बस आ जाती है। पार्टी बस आते ही सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और उस पार्टी बस के अंदर ही काफी हंसी मजाक करते हुए सी बोर्ड पर पहुँच जाते हैं। सी बोर्ड पर पहुंच जाने से पहले सभी को एक वेरिफिकेशन चेक पोस्ट से गुजरना पड़ता है। यहाँ पर जूडिथ थोड़ा डर जाती है क्योंकि वह यहाँ बिना बुलाए मेहमान की तरह है, लेकिन वेरिफिकेशन होने के बावजूद भी जूडिथ को उसके लिए कंफर्म कर दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फेस पर मास्क लगाए हुए आदमी कहते हैं तुम्हें अपना फोन भी देना होगा। यह रूल भी लोगों को अजीब लगता है और इस कंपनी पर डाउट भर जाता है, लेकिन अब ऑर्गेनाइजर्स की वजह से वो कुछ नहीं कह पाते। सब लोग अपना फोन उनको दे देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सबको मेटल डिटेक्टर से होकर भी गुजरना पड़ता है। सब फेस से गुजरने के बाद अब ये लोग बोर्ड पर बैठ जाते हैं और साथ ही बेहद खुश होते हैं। करीब 1 घंटे का सफर करने के बाद ये अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। सभी लोगों को रेस्ट वॉच दी जाती है और वहां जाकर सभी लोग रात भर पार्टी करने लग जाते हैं और साथ ही बेहद खुश भी होते हैं। जोया एक आदमी से मिलती है जिसका नाम डेविल होता है और वो उसके साथ रोमांस करने लग जाती है। अभी हमें इस पार्टी की होस्ट दिखाई दी जाती है जिसका नाम एस्ट्रिड है। वो एक अनाउंसमेंट करती है कि इस आइलैंड पर 100 लोगों को बुलाया गया है, लेकिन हमारी कंपनी की ड्रिंक को टेस्ट करने के लिए हमने 5 लोगों को चुना है, जिसमें एल्डो, फ्रिका, चार्ली, लिस्वन और जोआ। इनको ये स्पेशल ड्रिंक दिया जाता है। उसको पीने के बाद ये लोग बुरी तरह से बेहोश होना शुरू हो जाते हैं। जब भी हम जूडिथ को देखते हैं जो जोया को देखते हुए इधर उधर घूम रही होती है, तभी वह एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां कुछ लोग एक आदमी को पानी में डुबोकर मार रहे होते हैं। तब जूडिथ को जोया की और भी ज्यादा फिक्र होने लग जाती है और वह उसे ढूंढने के लिए वहाँ से चली जाती है। काफी ढूंढने के बाद भी उसे जोया नहीं मिलती, बल्कि वो तो उस ड्रिंक की वजह से हेलुसिनेशन में जाने की वजह से एक चट्टान पर जाती है और वहां से गिरने वाली होती है। तभी एक अनजान आदमी आकर उसे बचा लेता है। अब हम देखते हैं जब उसकी आंख खुलती है तो वह उन 4 लोगों को पाती है जिन्होंने उसके साथ वही ड्रिंक पी थी। अब ये लोग उस आइलैंड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और जल्द से जल्द अपने साथियों से मिलना चाहते हैं। एस्ट्रॉयड वहाँ आ जाती है और उन्हें बताती है कि वह जहाज उन्हें छोड़कर चला गया है, लेकिन जल्द ही वह उन्हें लेने आएंगे, इसीलिए तब तक सब लोग यहाँ पर रह सकते हैं और इस आइलैंड को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। यह सुनकर सभी लोग काफी खुश होते हैं क्योंकि उन्हें आज का दिन मिल चुका था जिससे कि वो यहाँ पर घूम सकते हैं। इसके बाद एस्ट्रॉयड आइलैंड पर रहने वाले लोगों से मिलवाती है और सबसे अच्छे से खुलकर बात करने को कहती है। अब हम देखते हैं कि लोगों को अलग अलग रूम शेयर करने को कहा जाता है। एक रूम में जोया जाती है जहाँ पर क्लोडिया और निको रहते हैं। निको वही आदमी है जिसने जोया को चट्टान से गिरने से बचाया था। निको और जोया एक दूसरे से बात करने लगते हैं। जोया रात के लिए उसे थैंक यू बोलती है। क्लोडिया दूर से बैठी हुई बस देख रही होती है और जोया से कुछ नहीं कहती।
एक दिन बीत जाने के बाद भी जब बोट वापस नहीं आती तो एस्ट्रॉइड उनसे बताती है कि समुद्र में हाई वेव आने की वजह से बोट नहीं आ पा रही है। ये सुनकर ये लोग काफी निराश हो जाते हैं, लेकिन सब लोगों को विश्वास होता है कि बोट यहाँ जरूर आएगी। लेकिन अब एल्डो को इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों पर शक होना शुरू हो जाता है और उसे अभी भी लगता है कि बोट नहीं आएगी। इसके बाद हम जोया को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड जोमित को ढूंढ रही होती है। अब वो एक आदमी से मिलती है जिसका नाम ओर्सन होता है। उसे देखकर वो उसे पहचानने की कोशिश करती है। थोड़ी देर के बाद उसे याद आ जाता है कि वह वही आदमी है जिसके साथ वो फर्स्ट नाइट को रोमांस कर रही थी। तभी जोया अपनी फ्रेंड जुबित के बारे में उसे बताती है तो वो कहता है कि मैंने इस नाम की लड़की को इस आइलैंड पे नहीं देखा है। ये सुनकर तो जोया और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो सेंटर की तरफ भागते हुए जाती है, जहाँ वो देखती है कि सारे लोग एक थेरेपी सेक्शन ले रहे होते हैं। एस्ट्रॉइड उसे अपने पास बुलाती है पर वो उसके पास जाने से मना कर देती है। थोड़ी देर बाद एस्ट्रॉइड उसे अपनी बातों में घुमाने लगती है और उसकी बातों में आकर अब जोया भी उस थेरेपी सेक्शन में शामिल हो जाती है। बातों ही बातों में जोया अब अपनी पर्सनल बातें भी शेयर करने लग जाती है जो उसने आज तक किसी से नहीं कहा था। वो अपने परिवार के बारे में बताती है कि उसकी माँ हेरोइन एडिक्टेड थी और उसके फादर हमेशा शहर से बाहर रहते थे, इसलिए उसने अपनी बहन का हमेशा से ध्यान रखा है। और यह कहने के बाद उसका दिल काफी हल्का होता है। एस्ट्रॉइड जोया को हक करती है। जोया उससे कहती है कि अपनी बात कहकर उसे काफी अच्छा लग रहा है। अब भी एल्डो को इन पर काफी शक हो रहा होता है। वो कहता है मैं यहाँ से निकलने का रास्ता खुद ही ढूंढना चाहता हूँ, पर बाकी के 4 लोग इस आइलैंड पे रहने वाले लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि जोया निको को पसंद करने लग जाती है और लिस्बन उसी आइलैंड में रहने वाले एक लड़के को पसंद करने लगती है क्योंकि वो उसकी पसंद का पियानो प्ले करता है। अभी दोनों बातें ही कर रहे होते हैं तभी एस्ट्रॉइड और उसका हस्बैंड लिस्बन और उसके बॉयफ्रेंड के पास आ जाते हैं और उन्हें फेयरवेल पार्टी देने के लिए बोलते हैं। ये लोग उस रात भी पार्टी करते हैं। जब ये पार्टी कर रहे होते हैं तो एल्डो चट्टान पर चढ़कर देखता है कि एक बोट आई है जो कि इस आइलैंड पे कुछ सामान उतार रही होती है। अब एल्डो को बच निकलने का बस एक यही रास्ता दिख रहा होता है, इसीलिए वह अपने साथी मेंबर्स को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन वो सिर्फ चार्ली से ही मिल पाता है। लेकिन चार्ली इतने नशे में धुत होता है कि जब एल्डो उसे यहाँ से जाने की बात बता रहा होता है वो उसे अच्छी तरह से सुन भी नहीं पाता। इन लोगों को इतने नशे में धुत देखकर एल्डो को लगता है उसे यहाँ से अकेले ही जाना होगा, इसलिए वो उस कार्गो शिप में बैठ जाता है। शिप में बैठने के बाद वो एक चैन की सांस लेता है, लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी बॉडी पर कपड़े नहीं हैं और वहाँ एक लेडी होती है जो कि उसी कार्गो में होती है। थोड़ी ही देर में एल्डो उससे अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन वो लेडी एक हथियार उसके सर पर रखकर उसके सर में छेद कर देती है। इसकी वजह से एल्डो मर जाता है और उसे समुद्र में फेंक दिया जाता है। अब नेक्स्ट डे जोआ अपने घर में जाने के लिए बोट का वेट करती है और वो अपने साथी मेंबर्स से मिलने के लिए जाती है। अभी हम देखते हैं कि उसको एल्डो कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा होता है। तभी चार्ली को कुछ बातें याद आती हैं जिसमें वो कि एल्डो उसे यहाँ से बाहर निकालने का रास्ता बता रहा था। यह सुनकर अब इन लोगों को इस कल्ट पे रहने वाले लोगों पर शक होने लगता है और यहाँ के मेंबर्स भी डरने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि एस्ट्रिड इन सबकी लीडर है तो वो यहाँ पर लोगों को बुलाकर कैद करना चाहती है ताकि यह लोगों को पार्टी और तरह तरह के बहाने देकर हमेशा के लिए अपना गुलाम बना सके। इसके बाद हम देखते हैं कि एलिसा और लिस्बन कल्ट की बातों में आ जाते हैं और वो इस कल्ट का मेंबर बनने के लिए एक एग्रीमेंट पर साइन कर देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर जोआ की बहन अपनी बहन के लिए परेशान हो रही होती है और वो उसे ढूंढना चाहती है, इसीलिए वो अपनी हेरोइन एडिक्टेड माँ से मिलती है जो कि पुलिस में कंप्लेंट कर आती है। लेकिन पुलिस इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, इसलिए जोया की सिस्टर अपनी माँ से कहती है कि हमें पुलिस पर और जोर देना होगा ताकि वो इस केस को सीरियसली ले, लेकिन उसकी माँ भी ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब जोआ की सिस्टर काफी ज्यादा परेशान होती है और वो खुद ही पता लगाने की कोशिश करती है, जिसमें वो जोआ के कुछ सामान ढूंढ रही होती है। फिर उसे एक आदमी का नंबर मिलता है जिसका नाम डेनियल था, जो कि उसे जोआ के बारे में कुछ बताने के लिए कहता है। उसकी सिस्टर भी उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एस्ट्रॉइड फिर से एक सेक्शन लगती है और इस बार वो चार्ली को बुलाती है। चार्ली को बुलाने के बाद हमें चार्ली का भी एक सच पता चलता है, जिसमें वो और उसकी सिस्टर स्विमिंग कर रहे थे। उसकी लापरवाही की वजह से उसकी सिस्टर पानी में डूबकर मर गई, जिसकी वजह से उसकी मॉम उससे बात नहीं करती जबकि नफरत करती है। ये कहने के बाद सभी लोग उससे सिंपैथी जता रहे होते हैं, लेकिन अब जोआ इन सबसे बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो एस्ट्रॉइड पर गुस्सा करते हुए बोलती है कि तुम झूठी हो, यहाँ पर रहने वाला हर आदमी झूठा है, यहाँ पर कोई भी वोट नहीं आने वाली है। कहकर वहाँ से भागने लगती है। तभी उसके पीछे निको आता है। वो जोआ से कहता है कि तुम यहाँ से मत जाओ, अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो आज रात को मुझसे मिलो। यह सुनकर जोआ को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है।
निको जोआ को एक गुफा में लेके जाता है जहाँ पर उसे एक लाश दिखाई देती है। जैसे ही वो इस लाश को गौर से देखती है तो उसे पता चलता है कि वो लाश किसी और की नहीं जेडिथ की होती है। जेडिथ की लाश को देखकर अब जोआ जोर से रोने लगती है और इसी के साथ इस सीरीज का पहला पार्ट खत्म हो जाता है।